मैं अपनी बेबी को तलाक देकर दूसरी शादी किसी जवान लड़की से करना चाहता था, तो पहले मेरी बीवी ने शर्त रख ली, मैं तुम्हें एक खूबसूरत 16 साल की लड़की बनाकर दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे तलाक दे दो। मैं अपनी माँ के पास चला गया हूँ। मेरी बीवी रोज फिटकरी मंगवाती थी। अब मैं हैरान था। बेबी दिन ब दिन फिर से खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। एक दिन मुझे किसी बात पर शक हुआ तो मैंने बाथरूम में कैमरा लगवा दिया। 2 मिनट बाद ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम अरमान है। मेरे पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब मैं 26 साल का था तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात बताई, जिसे सुनकर मैं काफी हैरान रह गया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि वह मेरी माँ है। मैं शादी करना चाहता था और उन्होंने मेरे लिए लड़की भी देख ली है। यह सब सुनकर मैं काफी असमंजस में था क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह मुझे चाहती है और कहा कि मुझे इसमें थोड़ा समय लगेगा। पहले तो माँ नाराज हुई, लेकिन फिर माँ ने मेरी बात मान ली। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने उसे लड़के के बारे में बताया ही नहीं और सिर्फ इतना कहा था कि मैं जैसी भी लड़की हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं आज ही सर कर दूंगा। सोचता रहा कि रात हो गई। मैं अपने कमरे में लेटा था कि छोटी बहन भक्ति अंदर आई। उसकी सांस फूल रही थी। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया को क्या हुआ। खबर सुनकर उसने मुझसे सुना। मैरी रू कैंप में गई और मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं डर गई और उसे लेकर माँ के कमरे में भागी। उसे फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं माँ को दूध पिलाते हुए वहां से चली गई, लेकिन थोड़ा डरी हुई थी। एम्बुलेंस आ गई। मैं और मेरी बड़ी बहन माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने माँ की जांच की और बताया कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा था कि माँ को कोई परेशानी या तनाव न दे क्योंकि उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। हम सब माँ की सेवा करने लगे। फिर अचानक मैंने सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटा, मेरी जान, पता नहीं कितना बाकी है। मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी से पहले तुम शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी देखकर चैन से मरना चाहता हूँ। अब मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने हाँ कर दी। मैंने हीरा फिर दे दिया। बोले, बेटा, तुम इसी लड़की से शादी करोगे जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दिया और फिर एक लड़की हमसे मिलने अस्पताल में आई जिसने अपना मूड ठीक रखा। फिर मैंने एक पंडित जी को भी बुलाया और उसी अस्पताल में मेरी उनसे मुलाकात हुई। लड़की की शादी हो गई और अस्पताल में सबको पता चल गया कि हमारी शादी हो गई है। मुझे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार अस्पताल में किसी की शादी हुई हो। शादी के बाद माननीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी, मैं शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। वह बहाने से मेरी माँ के पास रुकी और हम घर आ गए। मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो वह मुस्कुरा रही थी और जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो मैंने उसका चेहरा देखा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी पत्नी जो मेरे सामने बैठी थी, वह मुझसे करीब 8 साल बड़ी थी। बधाई हो, मैं 26 साल का जवान लड़का था और वह खूबसूरत थी। यह सब देखकर मैं डर गया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं पूरी रात घर पर रहा और सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह कितनी आलसी थी। मेरी शादी एक लड़की से करवाने के बाद एक दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आई और उसकी माँ की तबीयत खराब थी और इसीलिए मैंने अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की और घर आकर अपने विवेक से पति पत्नी की तरह रहने लगा। चलो जीते हैं।
मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं थी, पर वो बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिनों में वो अपने व्यवहार से मुझे प्यार करने लगी, पर मेरे लिए अगर मैं देर से घर आता तो मेरा खाना बनता, फिर पानी पिलाने वाली पायलट मेरे कपड़ों को समय देती। मैं थोड़े समय में ही पूरे घर का ख्याल रख लेता था। अब धीरे धीरे मुझे अपनी बच्ची थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मुझे 7 साल का सौभाग्य मिला था। मैंने उसे कभी बच्चे की नज़र से नहीं देखा था, पर वो मेरी तरह ही थी। वो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे वो अच्छी लगती थी। शुरू में तो मैं उससे बहुत गुस्से से बात करता था और हर वक्त उसे डांटता रहता था, पर फिर धीरे धीरे मेरे अंदाज में नमी आने लगी और हमारे पार्टनर को 2 महीने हो गए थे। अब समय बीत चुका था और एक दिन भी बीत चुका था। मैं सो रहा था, तभी मुझे भागने की आवाज सुनाई दी। हैरान रह गया। आवाज बाथरूम से आ रही थी। मुझे चिंता हुई कि इतनी रात में बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर डरने के बाद मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आई और मैंने उससे पूछा, तुम अंदर रो रही थी इसलिए उसने खाना शुरू नहीं किया। मैं नहीं रो रहा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मैं जानता था कि वो सच में रो रही है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मैंने अपनी पत्नी के साथ अक्सर ऐसा होते देखा था। मैं ऐसा करता था और जब मैं उससे भागने का कारण पूछता तो वह मुझे कुछ नहीं बताती थी। वह झूठ बोलती थी कि मैं रो नहीं रहा हूँ। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी पत्नी क्यों रो रही है। मैं कारण जानना चाहता था। कम से कम एक दिन में घर लौटता। जब मैं आया तो देखा कि मेरी बड़ी बहन मेरी पत्नी को बहुत काट रही थी और न केवल उसे काट रही थी बल्कि मुझे थप्पड़ भी मार रही थी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। बहन मेरी पत्नी से कह रही थी कि तुम जैसी बदसूरत औरत के लिए तुम बदकिस्मत हो। इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। हमारा भाई एक ज्यादा खूबसूरत लड़की लाना चाहता था। मैंने तुरंत अपनी बहन से कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो और इस शादी में उसकी क्या गलती है। फिर मैंने हाथ पकड़ा और बच्ची को कमरे में ले गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। मैं बहाने से अपनी पत्नी से मिलने जाता था और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा क्यों बड़ा हो रहा है। मुझे अपनी पत्नी से बहुत सहानुभूति होने लगी। मैं अपनी बहनों से ऐसे समय में अपनी पत्नी को लाड प्यार करने के लिए कहता था। जब मैं रास्ते से गुजरता तो बच्चे को लेकर अपनी बहनों से झगड़ता। फिर मैं अपनी पत्नी के खिलाफ बातें करता और अपने दिमाग में गंदगी भरता। मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बहाने सच थे या झूठ, लेकिन मुझे उनके लिए बुरा लगा। लेकिन यकीन था और मेरी माँ भी मुझे बेबी के खिलाफ भड़काने लगी। जब मैं अपनी बेबी के बारे में बुरा भला कहती तो मुझे यकीन हो जाता कि मेरी बेबी के अंदर ही गर्मी है। उस रात मैंने अपनी बेबी को खूब काटा। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। शिकायत की थी, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही और मेरी बातें सुनती रही। समय बीतता गया और मेरी बहनों की मेरी पत्नी के खिलाफ शिकायतें बढ़ती गईं। मैं भी अपनी बहनों से दूर होता गया। मैं उनसे कम ही बात करता था, पर अपने लिए। जब भी वो खाना लाती तो मैं खाने में कोई कमी होने पर दिल खोलकर पूछता और उसे एक दांत दे देता। अगर वो कुछ कम करती तो मैं बिना किसी वजह के गुस्से में उसे एक दांत दे देता। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अब तक अपनी पत्नी से बहुत नाराज हो चुका था और कह चुका था कि तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए। यह सुनकर मैं असमंजस में था। मैंने खुद से पूछा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ की बात मानूंगा और अपने दोस्त से शादी करूंगा। पहले तो मैं राजी नहीं हुआ, लेकिन 3 साल बाद एक दिन बाद मेरी बहन ने मुझसे कहा कि उसने भी मेरी माँ की बात मान ली है
अब मैं संभल गया था, लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे तलाक दे सकता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाया। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैं सोच रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया कि आजन्मक ज्यादा खाने की वजह से मैंने अपनी पत्नी को बहन बनाकर तलाक दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे तलाक देना शुरू किया तो पत्नी के भागने और चिकनी चुपड़ी आवाज की आवाज सुनकर हमारे पड़ोसी वहां आ गए और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। मैंने अपनी पत्नी को तलाक देना बंद कर दिया। जय मुझे ठाणे ले गया। फिर यह मामला पुलिस में रिपोर्ट हुआ और मेरी पत्नी ने मुझसे माफी मांगी। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दिन ब दिन मेरी पत्नी पूरी तरह से बदलने लगी। अब वह कुछ नहीं बोलती थी, हर समय चुप रहती थी। रात होने पर ही वह मुझे फिटकरी और अंडे मंगवाती थी। इसके अलावा वह खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाती थी। मैं हैरान होकर उसे फिटकरी और अंडे दे देता था। मैं दुकान से अंडे लेकर घर चला जाता था। मेरी पत्नी दहेज से बाहर थी। वह मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुझे फिटकरी और अंडे की दुकान पर ले गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी बच्ची रात में इस फिटकरी और अंडे के साथ क्या करती है। मैंने अगले दिन सुबह पता लगाने का फैसला किया। नाश्ता करते समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि रात में मेरे लिए फिर से फिटकरी और अंडे ले आओ। मैंने यह बात थोड़े गुस्से में कही, इसलिए वह डर गई और खाने लगी कि रात में फिटकरी के अंडे खत्म हो गए थे और इसलिए मैं आज फिर से फिटकरी लेकर आया हूँ। मैं और अंडे मंगवा रहा हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले दिन मैं फिर अपनी पत्नी के लिए फिटकरी और अंडे लाया और अपने हाथों से उसे देकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे आश्चर्य का झटका लगा जब अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझसे फिर कहा कि कृपया आज रात को फिर से दुकान से फिटकरी और अंडे ले आओ। तो मैंने पूछा कि उसने जो फिटकरी और अंडे दिए थे वे कहाँ हैं। फिर मैंने उन्हें खाना शुरू कर दिया और अंडे गिर गए। मैं बहुत हैरान था कि इतने सारे फिटकरी और अंडे का उसने पिछले कुछ दिनों में क्या किया। एक व्यक्ति 20 साल में इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता और अंडे का उसने क्या किया होगा। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि ये फिटकरी और अंडे कहाँ जाते हैं। मैंने ये बात अपनी पत्नी से 2-3 बार पूछी, लेकिन वो हमेशा यही कहती कि बस रख दिया और भूल गई, खत्म कर दिया और हमेशा इस्तेमाल करती रही। उसके पास इन सब के लिए कोई बहाना नहीं था। अब समय बीत जाता है, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लगातार थोड़ा थोड़ा फिटकरी और अंडों का सेवन कराता रहता और वो फिटकरी और अंडे रात भर में गायब हो जाते। मेरी माँ भी किसी बहाने से इस पर ध्यान देती। मेरी बहन मुझसे पूछती कि तुम तो रोज फिटकरी और अंडे खाते हो, तुम्हारी पत्नी का क्या? मैं कहता कि बहन, पता नहीं, और वो रोज बस यही कहती कि मुझे इस्तेमाल किया गया है। मेरी बहन ने इस बात को दिल से लगा लिया और तय कर लिया कि मैं फिटकरी और अंडे का राजकुमार बन गया हूँ। अब मेरा व्यवहार भी बहन जैसा ही है। मैं विव से अच्छी तरह घुलने मिलने लगा था। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी देखभाल करना और अपनी खुशी से मैं हर रात फिटकरी और अंडे लाकर माँ को दूसरे बहाने देता। अगर वह मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मेरे बहाने पर भी यकीन नहीं होता। भी हैरान था कि अचानक उसे क्या हो गया और वह अचानक अपने बच्चे का गुलाम बन गया। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक करें। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे अपनी पत्नी धरती जैसी लगने लगी थी। समय बीतता गया और उसके साथ रहने में मजा आने लगा। ऐसे ही एक और महीना बीत गया। मेरी पत्नी की बड़ी होने की वजह से मेरा नजरिया बदलने लगा और वो मुझे बदलने लगी।
7 साल की लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये वही लड़की है जिसे मैं मारता था। मैंने पत्नी से अपने पापों की माफी भी मांगी। अब मुझे हर समय अपनी पत्नी के साथ रहने का मन करता था। मैं न केवल हर समय उसके साथ रहने से राहत महसूस करता था बल्कि मैं उसकी सेवा भी करता था। उसके लिए खाना बनाता था और उसके सारे काम करता था और उसे कुछ भी नहीं करने देता था। मेरी माँ उन सब पर बहुत गुस्सा होती थी और मुझे हरी खोटी सुनाती थी, लेकिन मैं उन्हें लाड प्यार करना चाहता था और उनसे कहता था कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। अपने जीवन में एक भी प्यार से तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन के बारे में बताती थी और मुझसे कहती थी कि याद करो वो समय जब मैंने तुम्हें, तुम्हारे भाइयों और बहनों को इस दुनिया से छोड़ दिया था और मैंने अकेले ही तुम सबको अपने खून से मार दिया था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें खिलाया है और आज तुम अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो गए हो। मैं कहता था, माँ, तुम जो भी करो मेरी पत्नी को कोई तकलीफ मत दो। अब मेरी पत्नी के कई दोस्त हैं। कई दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मेरी बहन को इस फिटकरी और अंडे के जूस के बारे में पता चल गया था और वह मेरी पत्नी को अनुपस्थित में डांटने लगी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी बहन ने आज संगीत, मेरी छोटी बहन और माँ को भी पता लगाने की कोशिश की। वो मुझे रोकते रहे पर मैंने कहा कि अगर आप में से किसी को जानना है तो आप सब भी चले जाओ। मेरी माँ पहले से ही वहां थी। ये सब देखकर वो सो गई और मेरी छोटी बहन चुप हो गई और अब वो अपना दिन किसी से बात किए बिना ही बिताती है। ये करते हुए मैं अटारी में चारपाई पर लेटा हुआ था और अपनी पत्नी की सेवा कर रहा था। बीजी राहत सर, दिन में उनका ख्याल रखना और रात को फिटकरी के अंडे लाना। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि फिटकरी और अंडे रोज रात को कैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कैसे ये बात अपने आप ही मेरे दिमाग से निकल जाती है और फिर चाहे मैं हो या ना हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है या रात। मुझे तो बस अपनी पत्नी की परवाह है। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता हूँ। शिव उसके साथ है। मुझे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं पूजा पाठ से भी बहुत दूर चला गया था। 1 साल हो गया था जब मैं मंजीत के पास नहीं गया था, लेकिन एक दिन यह एक अजीब वाक्य होगा। एक दिन मेरा दोस्त मेरी दुकान पर आया और अचानक मुझे मारने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं मंदिर नहीं जाना चाहता। मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती मंदिर ले गया। आज बहुत दिनों बाद मंदिर आया तो बहुत राहत मिली। लगा कि मेरे दिल में बीवी से मिलने की चाहत कम हो गई है। दुकान पर जाने का डर भी कम हुआ, वरना शाम को घर आ जाता। घर पहुंचा तो बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके हाथ में फिटकरी और अंडे दिए और कमरे में जाकर आराम करने लगा। आज मुझे नींद आ रही थी। आ भी नहीं रही थी, बल्कि एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी माँ और बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया है। यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी एक अजीब वाक्य हुआ। मेरी पत्नी आधी रात को बिस्तर से उठी और उसने मुझे ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ, वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी सोच रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कमरे से निकलकर रसोई में चली गई। उसने रसोई में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा होकर चुपके से अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बीबी ने दियों का घेरा बना रखा था और उस घेरे के बीच में बैठकर अजीबगरीब मंत्र पढ़ रही थी। साथ ही फिटकरी और अंडे इतनी तेज गति से जल रहे थे कि झूलते हुए फिटकरी और अंडों पर कुछ श्लोक लिखे हुए थे। आम आदमी को क्या नोटिस करना चाहिए?
कल्पना करना मुश्किल था। यह सब देखकर मैं हैरान और डरा हुआ था। मैं जल्दी से वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी और फिर उसने जो बताया उससे मैं पागल हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे कल बताया कि मेरी बीवी जादू करती है और सिर्फ उस पर करती है, किसी और पर नहीं। यह सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है? तो उसने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करके तुम्हें अपने प्रभाव में ले लेती है और तुम इसलिए प्रभावित हो क्योंकि कॉलेज के जादू की वजह से वह तुम्हें अपने वश में रखती है। और इसी वजह से तुम अपनी बीवी की बड़ी बहन के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन से धीरे धीरे बातें करते हो। ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि पिछले 1 साल से जो कुछ भी हो रहा था वो सब मेरी बीवी के जादू की वजह से था। जब मैंने ये सब अपने दोस्त को बताया तो उसने मुझे अपनी एक बोतल दी और कहा कि ये गंगाजल का पवित्र जल है, इसे पी लो, इसे पीने से तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। इसके अलावा उसने मुझसे कहा कि इस माला को अपने गले में डाल लो और तुम अपने बच्चे के जादू से सुरक्षित रहोगे। मैं काफी शांत था। मैं हैरान था और पानी की बोतल लेकर अपने घर चला गया। अब मेरी पत्नी का जादू मुझ में कम होने लगा था। अब मैं हर रात उसका पीछा करता और रसोई में चला जाता। मैंने देखा कि वह क्या करती है, लेकिन उसके साथ मेरा एक बच्चा भी था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जहाँ वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उससे बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहन ने मुझे उससे बात करने से रोक दिया। मैंने बहुत कोशिश की। जब मैं ऐसा करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ से इशारा करके कहा, मुझसे बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने कहा, मैं अपने बेटे को वापस लाना चाहती हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन को भी क्यों? हम तुम्हें वापस लाएंगे। तब मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र के लड़के से क्यों कर दी? मेरी माँ ने खाना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हारा एक दोस्त था। तुमने ऐसा करने से पहले अपने आप से वादा किया था कि तुम उसकी एक बेटी की शादी उसके बेटे से करोगे। और यही वजह थी कि तुम्हारे ऐसा करने के बाद मुझे उससे किया वादा पूरा करना था और उसे भी उस लड़की से तुम्हारी शादी करवानी थी, और मैंने वो भी किया। मैंने अपनी माँ को गले लगाया और खाने लगा कि मैंने तुम्हें बिना वजह गलत समझा था। मुझे थपथपाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने चलेंगे। उस रात फिर मेरी बच्ची रात को किचन में गई और उसके कहे अनुसार मैंने उसका पीछा किया। उसे चुपचाप देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी आंखें बंद हो गई। वह जोर जोर से सीखने लगी और फिर मेरे पैरों में गिर गई और दौड़ने और खाने लगी। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, संगीत। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, वह चिल्ला रही थी। मैं उन सभी से डर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी पत्नी को होश आया तो वो भागने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। फिर खाना खाने लगा। मैं हमेशा से ही अकेले ही अपनी जिंदगी जीता आया हूँ, तुम और मैं। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को छोड़ दिया था। मेरी माँ मर गई और मेरे पति भी मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरे नाना और मेरे ससुर मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। मेरे पास उनके किए के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी लड़के से बड़ी हो? मुझे मेरे ससुर और मेरे पति ने प्रताड़ित किया। मैं पहले ही गर्भवती हो चुकी थी और बहुत परेशान थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा के पास जाने की सलाह दी। जब मैं बाबा के पास गई तो उसने मुझे यह टोटका बताया और कहा कि इस टोटके से तुम अपने पति को वश में कर पाओगी, और फिर मैंने यह टोटका इस्तेमाल किया।
मेरे पति मेरे होने लगे थे और मैं थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने ये सब मेरे हाथ से छीनना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी गुस्सा हो गई और सभी से माफी मांगने लगी। मैंने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि मेरी गलती है। मैंने पत्नी को माफ कर दिया। मेरी माँ और बहनों ने भी मेरी पत्नी को माफ कर दिया। एक दिन बाद मैंने अपनी बहन से माफी मांगी और उसे अपने घर ले आया। अब मैं अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता, बल्कि उसे पूरे दिल से अपना चुका हूँ। काश मुझे ये सब बहुत पहले ही समझ आ जाता और मेरे बच्चे को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।